हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बेसिक कोडिंग। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरे सीरीज में हम कवर करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस्ड। मैं सारे लेक्चर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया करूंगा। अभी नहीं, थर्ड लेक्चर से उसके आंसर सीरीज भी डालूंगा जिसमें उन क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि वाई लर्न सी लैंग्वेज। हम लोग को सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए? ये बहुत ही एक पुराना लैंग्वेज है। फिर आप लोग के दिमाग मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि इतना पुराना लैंग्वेज होने के बावजूद भी हम इसे क्यों सीखेंगे, मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो पहले, सी लैंग्वेज हैज़ बीन इन यूज बाय प्रोग्रामर्स फॉर पास्ट 30 to 40 years टू डेवलप एवरी काइंड ऑफ यूटिलिटी। 30 to 40 ईयर्स का मतलब आप समझ रहे हो, ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर्स यूज करते आ रहे हैं हर एक चीज को करने के लिए। इसका मतलब ये कि लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रामर्स को समझ में आ चुका है इतने सालों के यूज के बाद। और इसमें आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, इश्यूज आए हैं, वो सब हटा दिए गए हैं। और सी लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आगे जाकर बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट वगैरह में यूज होते हैं। तो एक बार अगर आप सी लैंग्वेज सीख लोगे तो फिर आपको बाकी लैंग्वेजेस जब आप सीखोगे जैसे सी प्लस प्लस, जावा, तो आपको कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा कि भाई ये क्या आ गया। आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सी में मैंने कर चुका है, तो वैसा ही है। और सेकेंडली, C combines portability across various computer architectures as provided by any other high level languages। मतलब जो बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं जैसे जावा हो गया, तो वो एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कोड किसी एक मशीन के ऊपर लिखते हो तो वो मशीन जो है वो बाकी कंप्यूटर्स या मशीन्स के ऊपर भी वो वर्क करेगा ही करेगा। तो वैसे ही सी लैंग्वेज का भी कुछ वैसा ही हाल है। बहुत पोर्टेबल लैंग्वेज है। और पोर्टेबल होने के साथ साथ ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेजेस है उसके सारे जो फीचर्स है उसको साथ लेके चलता है। एक बहुत ही स्टेबल और मैच्योर लैंग्वेजेस है। और इसके जो फीचर्स है आर अनलाइकली टू डिसअपियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये बहुत लंबे समय तक यूज में रहने वाले हैं इसके फीचर्स। तो ये सारे वजह से हम लोग सी लैंग्वेजेस सीखते हैं। और एक सबसे बड़ा रीज़न मैं ये सी सीरीज़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बीटेक के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीएसई ले रखा है, तो उनके जो फर्स्ट ईयर है उसमें उनको सी लैंग्वेज ही सिखाया जाता है। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि मैं उनके लिए भी एक बना रहा हूँ। और जिन्हें ये लैंग्वेज ऐसे भी सीखना है जस्ट फॉर ऐसे ही प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो सी लैंग्वेजेस के होते हैं। सी लैंग्वेज के बहुत बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इसमें से सारे तो आपको कभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देर आर ए स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपको बता दूंगा कीवर्ड्स किसे कहते हैं। तो कंपैरेटिवली जो सी में जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत कम है इन अमाउंट। इसका मतलब देर इज नॉट मच वोकेबुलरी टू लर्न। मतलब आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं तो आपको दिमाग में रखना पड़ता है, हाँ भाई ये कीवर्ड्स होते हैं, इन्हें हमें यूज़ करना है। तो वो सब इसमें आपको उतना याद नहीं करना पड़ेगा। C is a powerful, flexible language that provides fast program execution and imposes constraints on the programmer। मतलब C एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज, बहुत एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन देता है। मतलब आप किसी प्रोग्राम को लिखोगे, अगर आप उसे एग्जीक्यूट करोगे तो वो तुरंत हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है बहुत तेज होता है। और जो प्रोग्रामर है उस बहुत ही कम कंस्ट्रेंट्स इम्पोज, कंस्ट्रेंट्स मतलब आप समझ लो एक तरह से लिमिटेशंस। तो एक प्रोग्रामर पे वो लिमिटेशंस बहुत कम डालता है। थर्ड फीचर ये है, इट अलाउज अ लो लेवल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स while still retaining the portability and syntax of a high level language। मतलब जो एक लैंग्वेज की जो खासियत होता है उसका कमांड्स होते हैं, उसका बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं।
तो इसमें एक लो लेवल एक्सेस है, मतलब आप उतने हाई लेवल के फंक्शन या फिर मॉड्यूल्स नहीं इंक्लूड कर पाओगे जो बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं, बट फिर भी आप बहुत लो लेवल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे। लेकिन लो लेवल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बावजूद भी ये बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे यूज कर सकते हो। और इसका सिंटेक्स जो होता है आप देखोगे तो बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज के जैसा होता है। अब बात कर लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स मतलब प्रोग्राम पे जो हम लोग लाइन लिखते हैं, जो सेंटेंस लिखते हैं, सेट ऑफ कोड्स लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाए, कहाँ प्रिंट स्टेटमेंट आए, कहाँ पे इनपुट हो, कैसे इनपुट लेना है वगैरह को हम सिंटेक्स बोलते हैं। These qualities make it a useful language for both systems programming and general purpose programming. मतलब सी के इसी क्वालिटीज के वजह से ये बहुत एक यूजफुल लैंग्वेज बन जाता है। किस लिए? फॉर बोथ सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, मतलब सिस्टम में अगर आप कोड कर रहे हो उसके लिए, या फिर जनरली आप कोड कर रहे हो उसके लिए भी। चौथा फीचर है, अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ सी इज इट्स यूज ऑफ मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी वर्ड है मॉड्यूल से, तो मॉड्यूल क्या है? सेक्शंस ऑफ कोड को हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आप जैसे आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि रूलर का एग्जांपल ले लो आप। मैं रूलर का एग्जांपल लेके आपको एनालॉजी समझाता हूँ। रूलर है, रूलर का काम क्या है? एक सीधी लाइन खींचना, सीधी लाइन ड्रॉ करना। तो अगर रूलर नहीं होता तो पहले हम लोग, रूलर जब नहीं था तो हम लोग बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके एक रूलर बनाया। तो अब वो रूलर से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को बार बार वो लाइन खींचने की टेंशन नहीं है, बस रूलर लेते हैं और बस लाइन खींच देते हैं, सीधी लाइन बन जाती है। तो रूलर आप ऐसा समझ सकते हो, जो रूलर पहली बार बना होगा तो वो एक मॉड्यूल होगा जो किसी ने बनाया होगा। तो फिर हम लोग जब लाइन खींचना हो तो हम वापस वो रूलर नहीं बनाते हैं, बस वो रूलर को खरीद लेते हैं और उससे लाइन खींचते हैं। तो मॉड्यूल वो रूलर ही की तरह है। मॉड्यूल मतलब आप एक सेट ऑफ कोड बना लिए, जैसे एक सिंपल सा फंक्शन बना लिए जो ऐड करता है टू नंबर्स को। फिर वो फंक्शन आप बस यूज कर सकते हो अपने कोड में, कॉपी पेस्ट टाइप का आप कर सकते हो। तो आपको बार बार वो सेट ऑफ कोड लिखना नहीं पड़ेगा। तो वैसे आप समझ सकते हो। तो ये मॉड्यूलैरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ अरिथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अरिथमेटिकल आप समझते हो ना, वो मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप कर सकते हो। रिलेशनल फंक्शंस आप कर सकते हो जैसे कि कंपैरिजन हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एक्सेट्रा। बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया, और, जोर, नॉर वगैरह आप कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं तीन तरह के, एंड, नॉट, और, तो वो सब आप इसमें कर सकते हो। 6 पॉइंट ये है, ऑल डेटा हैज अ टाइप। मतलब डेटा जनरली क्या होता है, जैसे आप कुछ इनपुट लिए यूजर से, तो वो इनपुट को हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा सिर्फ इनपुट को ही नहीं बोलते, उतना ही लिमिटेड नहीं है, मतलब बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो वो जो डेटा होगा उससे एक टाइप होगा। जैसे अगर आप यूजर से कोई नंबर लेते हो तो वो एक इंटीजर टाइप है। अगर आप यूजर से कोई टेक्स्ट इनपुट लेते हो तो वो स्ट्रिंग टाइप है। तो उसमें टाइप होता है, बट इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स कैन बी परफॉर्म्ड। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में कि क्या होता है, कैसे होता है। बस इतना समझ लो कि ये प्रोग्राम जो है वो खुद से एक जो पर्टिकुलर डेटा है उसका टाइप चेंज कर सकता है। जैसे कि इंटीजर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है, स्ट्रिंग से किसी को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो एक प्रोग्रामिंग कर सकता है। यूजर डिफाइंड एंड कंपाउंड डेटा टाइप्स आर पॉसिबल। तो इसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं और डिराइव्ड या फिर कंपाउंड डेटा टाइप्स भी होते हैं। मैं सब आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा ये सब क्या क्या होते हैं, बस अभी आप इसके फीचर्स को समझ लो। इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं ये सब आपसे। लेकिन फिर भी आपको जब जो भी प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हो तो उससे आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम का क्या फीचर्स है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं 7th पॉइंट की, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी सच एज इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट का साइन है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड मैथमेटिकल फंक्शंस आर कंसिस्टेंटली डेलीगेटेड टू लाइब्रेरी रूटीन्स। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जैसे इनपुट लेना, कुछ आउटपुट देना, उसमें कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जैसे आपने स्ट्रिंग लिया उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, लोअर केस में कन्वर्ट किया, या फिर मैथमेटिकल फंक्शंस, जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, पावर, स्क्वायर रूट वगैरह आप इसमें कर सकते हो।
और ये सब के लिए डेडिकेटेड फंक्शन आता है, आपको ऐसा नहीं कि जैसे कुछ बनाना पड़ेगा नया, ठीक है। तो वो ये लैंग्वेज कर सकता है। उसके बाद सी इज अ स्ट्रक्चर्ड कंपाइल्ड लैंग्वेज वाइडली यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब अब तो उतना नहीं, लेकिन पहले आप इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते थे। ये एक स्ट्रक्चर्ड कंपाइल्ड लैंग्वेज है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, एक कोई भी लैंग्वेज होता है वो दो तरह का होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो सी है वो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि सी हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के तरफ, जो है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेजेस। तो इसका पहला एडवांटेज ये इजी टू अंडरस्टैंड है। सी लैंग्वेज में आपको कुछ वैसा मुश्किल जैसे रॉकेट साइंस टाइप का कुछ भी नहीं है। ये बहुत एक इजी लैंग्वेज, आप इसे आराम से सीख सकते हो। मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब कोई भी एक लैंग्वेज होता है वो दो तरह का होता है। लो लेवल लैंग्वेज हो गया जैसे कि क्यू बेसिक, तो और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है जैसे जावा, सी प्लस प्लस वगैरह। तो ये दोनों के मतलब बीच का रास्ता है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसमें दोनों के फीचर्स है, लो लेवल लैंग्वेज के भी और हाई लेवल लैंग्वेज के भी। तीसरा पॉइंट, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब एक कोड आपने अगर अपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में लिखा तो वो कोड ऐसा नहीं कि मेरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा या फिर आपके दोस्त के कंप्यूटर में नहीं चलेगा। आपने वो कोड लिखा वो किसी भी मशीन के ऊपर चल सकता है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो या मिनी कंप्यूटर हो। तो एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। फोर्थ एडवांटेज है, इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आते हैं जो किसी ने पहले बना चुका है और हम उसे बस कॉपी एंड पेस्ट करके यूज करते हैं, ताकि फिर वो सेट ऑफ कोड से हमें दोबारा ना लिखना पड़े। तो इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं जो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत सारे मदद करते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस आपको पता है, जैसे जैसे हम छू सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डवेयर कंट्रोल डिवाइसेस हैं। तो like assembly language, the programmer can write programs in C to directly access or control the hardware components of a computer system। मतलब आप इसमें कोड लिख के अपने जो हार्डवेयर के जो हार्डवेयर हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप कुछ कोड लिखे, जैसे आपको प्रिंट कराना है अपने प्रिंटर से, तो वो आप इसे करा सकते हो। बहुत एक अमेजिंग फीचर है। इजी टू लर्न एंड यूज, जैसे मैंने बताया ये बहुत एक आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। अगर आप बिगिनर हो, आप किसी भी लैंग्वेज को आप नहीं जानते हो, आप एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, आप एकदम कोडिंग करना चाहते हो, तो सी आप इजीली सीख सकते हो। जल्दी से जल्दी आप सी सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो और उसे यूज भी कर सकते हो। और ये बहुत एक हाई फाई लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं, बहुत एक आसान लैंग्वेज है, इसमें बस आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है और ये बहुत एक ईजी लैंग्वेज है। सेवेंथ पॉइंट, बेसिस फॉर सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, आजकल इसका बहुत हाई डिमांड चल रहा है। तो सी प्लस प्लस, आपको नाम में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहे हैं ना, तो बस ये समझ लो कि सी का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो सी जो है वो सी प्लस प्लस का बेसिस है। बेसिक से मतलब आप सी एक बार सीख लेते हो तो फिर सी प्लस प्लस आपको करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट्स, कमांड्स और फंक्शंस, मेथडोलॉजीज यूज्ड इन सी आर आल्सो अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। मतलब आप जो भी स्टेटमेंट्स सी में सीखोगे वही सेम टू सेम आपको सी प्लस प्लस में भी मिलता है। दस लर्निंग सी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग सी प्लस प्लस। अगर आप सी सीख जाते हो तो वो सी प्लस प्लस सीखने के एक स्टेप बहुत क्लोजर है, ठीक है। एट्थ, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मॉड्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम के कोड्स हो सकते हैं जिसको बस आप कॉपी एंड पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो अपने कोड में। तो वो मॉड्यूलैरिटी का हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैंने नहीं डाले हैं, बिकॉज ये उतना यूज़ में भी नहीं रहा है। इसे बार बार रिफाइन करके इसके नए नए वर्जन लाए गए हैं, जिसमें पहले जैसे होता था सी लैंग्वेज में आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ऑपरेशन नहीं दिखते थे। जो सबसे पहला सी लैंग्वेज निकला था तो उसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नहीं था, मतलब आप स्ट्रिंग इनपुट लेके उसमें कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में जब इसका अपग्रेडेड वर्जन आया
तो आप इसमें सी में बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए गए फीचर्स जिसमें आप सी के भी मॉडिफाई करके उसे भी कुछ यूज़ कर सकते हो। और मैंने बताया कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग वगैरह नहीं है इसमें। और वो सब अगर होता है प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स, तो वो बहुत ही एक मतलब प्रोग्राम को अलग हाई लेवल पे लैंग्वेज पे लेके चल जाता है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से अब सी उतना यूज़ में नहीं आता है, लेकिन आप इसे सीखोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको हेल्प करेगा, और बाकी बाद में कुछ लैंग्वेजेस, नए लैंग्वेज सीखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीखने में ही समय लगता है। जब मैंने जावा स्टार्ट किया था सबसे स्टार्टिंग में, तो मुझे 3 साल लगे थे जावा सीखने में पूरा अच्छा से। और अब कोई भी नया लैंग्वेज सीखने में बस मुझे 15 दिन लगते हैं, क्योंकि बस लॉजिक वगैरह वही लगता है, लूप, इफ, एल्स, वाइल वगैरह सब वही है। बस आपका सिंटेक्स चेंज हो जाता है प्रोग्रामिंग में किसी भी। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं इस फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ समझाने में सक्सेसफुल हो पाया हूँ। मैं इसके जो ये पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम थर्ड लेक्चर मैं इसके क्वेश्चंस डालूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना, डेली वीडियोस आएंगे, हम लोग पूरा सीखेंगे अच्छे से। So see you guys in the next video. Till then, keep learning. Thank you.